मैनी टाइम्स फाउंडर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिसहार्टन्ड हो जाते हैं। पहले 5 इन्वेस्टर से मिले तो रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में जब मैं एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ, जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये मैं भी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मेन चीज़ इज़ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। फंडिंग तो एक पार्ट है। बिल्कुल। कई बार एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि फंडिंग ही मेन पार्ट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और मेरे अगले गेस्ट हैं विक्रम जी। किसी भी स्टार्टअप करने से पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है पैसा कहाँ से आएगा, और शायद कहीं ना कहीं आप इस काम को बढ़िया तरीके से टैकल भी कर रहे हैं। तो हाउ दिस आइडिया केम टू यू माइंड कि नहीं यार मुझे इनकी हेल्प करनी है, तभी आगे हेल्प हो जाएगी। तो मैं भी पहले एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ, तो इनफैक्ट वेंचर कैपिटल भी एज एन एंटरप्रेन्योर ही सेटअप किया है। तो जब तुम खुद एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको रियलाइज़ होता है प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप स्केल करने जाते हो तो फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और सिर्फ फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट मेंटरशिप और कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मिसिंग होती है, स्पेशली हमारे देश में अभी भी काफ़ी मिसिंग है। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हमारे कंट्री में वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम बिल्ड होते हुए। आई थिंक लास्ट 8 साल में काफ़ी अच्छे से बिल्ड हुआ है। अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, और अपॉर्चुनिटी एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं। तो इसलिए आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज की डेट में जब मैं एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ, जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये मैं भी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता हूँ जब मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको हम फंड्स नहीं दे सकते क्योंकि हम थर्ड पार्टी कैपिटल मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे भी इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा वो क्राइटेरिया जरूरी नहीं है कि फिट हो सके एट दैट टाइम, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में ये चेंजेस करिए, या अपने टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स में ये चेंजेस करिए, या अपनी टीम में ये बदलाव करिए। तो उसके हिसाब से वो जब तो नॉट जस्ट फंडिंग, इट्स मेंटोरशिप आल्सो, गाइडेंस आल्सो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मेन चीज़ इज गाइडेंस एंड मेंटरशिप। फंडिंग तो एक पार्ट है। बिल्कुल। कई बार एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि फंडिंग ही मेन पार्ट है, तो वो थॉट थोड़ा अलग से रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हो फंड्स रेज हो गया तो आपका मेजर माइलस्टोन अचीव हो गया, ऐसा नहीं है। फंड्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर माइलस्टोन। मेजर माइलस्टोन इज टू ऑन बोर्ड पीपल जो आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपने एक अच्छा एडवाइजरी बोर्ड बना दिया फॉर एग्जांपल, अगर वो एडवाइजरी बोर्ड आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे, अगर आपको उनका टाइम मिल रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज ए ह्यूज माइलस्टोन। तो वो बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स को समझ में आना। कुछ कोई ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जिनकी आपने मदद की हो और आगे चलकर मार्केट में छा गए हो? तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, पर्पल या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म। हमने 2015 में इन्वेस्ट किया था। बड़ा छोटा अमाउंट था उस समय। हमने अच्छी स्टेक ली थी कंपनी में। उस समय सिर्फ एक आइडिया था और थोड़ा सा रेवेन्यू भी था कंपनी में, तो हमको पोटेंशियल नज़र आया। तो हमने 15 करोड़ इन्वेस्ट किया कंपनी में, 30% स्टेक लिया कंपनी में उस समय। अभी उनका लास्ट राउंड ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे हुआ है। तो उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, और मार्केट में उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, और दिखाया कि एक अच्छा फोकस रहे, डिसिप्लिन रहे, और कमिटमेंट रहे, तो वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो वो करके दिखाया। इसी तरह हमने क्लोविया में इन्वेस्ट किया, लॉन्जरी कंपनी में, बहुत जल्दी इन्वेस्ट किया उनकी स्टेज में। और फिर बिरयानी बाय किलो स्टोन हमने बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया, अभी वो आईपीओ हो रहा है। स्निच आपने नाम सुना होगा, तो उसमें हम लोग अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हैं। तो आप देखेंगे ये सब हमने जब उनको स्पॉट किया, तो वो अपनी जर्नी में अर्ली टू ग्रोथ स्टेज की जर्नी में रहे। तो उनको स्पॉट करना उस स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज एन इन्वेस्टर फॉर अस। वी नॉट ओनली लुक एट कि इसमें अपॉर्चुनिटी एज ए बिजनेस क्या है, उसमें हम लोग ये भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इनके साथ काम करने में कैसा रहेगा, एज ए टीम कैन वी वर्क विद देम।
यही मेरा सर अगला सवाल था कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आप क्या क्वालिटीज़ देखी जाती है जिससे डिसाइड होता है कि ओके वी आर विद यू इन दिस गेम। तो एक तो होता है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके। ये क्यों पार्ट जो है वो कई बार लोग समझने की कोशिश नहीं करते। ये क्यों पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यों पार्ट में सब कुछ कवर होता है कि पैशन क्यों आ रहा है आपका, आप वाकई पैशनेट हो या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो आपको वाकई उसकी समझ है कि नहीं, ओके। आप में स्किल्स हैं कि नहीं। अगर आप में स्किल्स मिसिंग हैं तो आपने वो टीम बनाया है कि नहीं, अगर नहीं बनाया है तो आप कैसे बनाओगे, आपका प्लान क्या है टीम बनाने के लिए, आपको राइट एस्टिमेट्स ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ओके। अगर नहीं है तो वो सारी चीज़ें हम जब डिस्कशंस करते हैं उनके साथ तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, वो मार्केट साइज़ इनको समझ आता है कि नहीं, जो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं और कौन कौन सॉल्व कर रहा है, ये उनसे बेटर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इनको अपने कॉम्पिटिटर्स की समझ है कि नहीं, और जो फंड्स मांग रहे हैं वो फंड्स वाकई उतना ही चाहिए उनको या बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं या बहुत कम मांग रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो कैपिटल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है या फिर अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। अगर बहुत कम मांग रहे हैं तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा, तो फिर और जाके फिर फंड रेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। कुछ फाउंडर्स को तो हम 4-5 साल तक उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फाउंडर्स जो होते हैं वो पहली मीटिंग में ही इतने इम्प्रेसिव होते हैं कि वो पूरा कवर्ड रहता है और उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट किया होता है, जो बाकी इन्वेस्टर्स उनके साथ ऑलरेडी जुड़े होते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये फाउंडर्स कितने समझदार हैं। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं। So any advice would you like to give to the young entrepreneurs? देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम बात करते हैं कि वी वांट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम बात करते हैं कि जितना अभी जीडीपी है उतना ही हम और ऐड करेंगे अगले 10 साल में, और उस टाइम फ्रेम में अगर हम बात कर रहे हैं कि 400 से 500 यूनिकॉर्न्स क्रिएट होंगे, तो वो आपका यूनिकॉर्न हो सकता है अगर आप अपने आप को ढंग से प्रिपेयर करें। तो थिंक बिग। मैनी टाइम्स फाउंडर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिसहार्टन्ड हो जाते हैं। पहले 5 इन्वेस्टर से मिले तो रिजेक्ट हो गया तो इसलिए छोड़ देते हैं। तो इनफैक्ट मैं एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ कि आपको 10-15 इन्वेस्टर से रिजेक्शन होना ही चाहिए, उससे आपको एक अच्छी लर्निंग होगी। बिकॉज अगर आपको पहले इन्वेस्टर से ही फंडिंग मिल जाता है तो कई बार क्या होता है कि आप में एक एरोगेंस आ जाता है। वो जरूरी नहीं कि सब में आता हो, बट वो एक आने का चांसेस रहता है। तो वो लर्निंग बड़ा ज़रूरी है। तो डिसहार्टन होने की बजाय अगर आप उसको एज ए लर्निंग लो और बाद में जाके आपकी फंड्स रेज होते हैं तो आपको अपने बिजनेस में काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि इन्वेस्टर्स जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसीलिए इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आप अपने बिजनेस को कैसे चलाओगे, टीम कैसे बनाओगे, कंपटीशन कैसे हैंडल करोगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे इवॉल्व करोगे, और जो रेगुलेटरी चेंजेस होंगी उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे घुस जाते हैं। तो उनको जहाँ पे गैप नज़र आता है तो वो आपको बोल देंगे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपकी टीम जो है वो अभी ठीक नहीं है। तो आपको इनपुट मिला, तो इसी तरह हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा। तो अगर वो आप इनकॉर्पोरेट करते जाओ तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली 10, 20, 25 इवन 70-75 रिजेक्शंस देखी होंगी, उसके बाद जाके यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न्स बन गए। तो इसलिए एक सबसे बड़ा एडवाइस यही है कि डिसहार्टन ना हो, अपना मिशन के साथ जुड़े रहें, अपनी फोकस रखें, डिसिप्लिन रखें, एंड पीपल विल कम अलोंग। अगर आपकी प्रॉब्लम वाकई ही जेन्युइन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं और बड़ी है, तो इवेंचुअली लोग आपके साथ आएंगे ही। और इनिशियली जब रिजेक्शन के बाद वो जब दोबारा आपको देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि आप वाकई बहुत पैशनेट हो। तो जिसने एक बार आपको रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं वो बाद में आपके इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जस्ट स्टे फोकस्ड इज़ व्हाट माय एडवाइस इज। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।